स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्कोलियोसिस, इसमें सी या एस टाइप का कर्वेचर बन जाता है। ये हैबिट की वजह से भी हो सकता है, ओवर द पीरियड आप मतलब कंजेनाइटल भी हो सकता है कि बचपन से ही तकलीफ रहा हो। सी या एस तरह का जो ये है कर्व, इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। इट्स एन एबनॉर्मल कर्विंग ऑफ द स्पाइन, है ना, दोनों तरफ इस तरह से झुका हुआ ये हो सकता है। ये नॉर्मल इंसान का स्पाइन है, और जो ये जिसको स्कोलियोसिस हो रखा है उसका स्पाइन या तो सी बनाएगा या तो एस तरह का स्ट्रक्चर इसमें हो सकता है। ये नॉर्मल स्पाइन है हमारा, ठीक है, ये स्कोलियोसिस का स्पाइन है। परफेक्ट सी एस बन रहा है इसमें। जब इस तरह का है तो ये वाले आसन, त्रिकोणासन, ओष्ट्रासन, सुप्त मत्स्येंद्र आसन, जानु शीर्षासन, और ये जो हम प्लैंक पोज है कुंभकासन, तो ये इसमें स्पाइन मूवमेंट जो है ये इसको ठीक करने के लिए ठीक रहते हैं। सबको क्लियर है यहां तक? ये हो गया स्कोलियोसिस। अभी नेक्स्ट हम देख रहे हैं काइफोसिस। ये भी एक मिसअलाइनमेंट है। अब इसमें काइफोसिस में जो क्या होता है, आपका जो थोरेसिक रीजन होता है लंबार का, है ना, थोरेसिक रीजन, वो आगे की तरफ झुक जाता है। और एक टर्म आएगा जो है लॉर्डोसिस, उसमें आपका नीचे लंबार पोर्शन एंटीरियर टिल्ट मार लेता है, पोजीशन की वजह से, बैठे रहने से, या और भी बहुत सारी कारण अलग अलग हो सकते हैं। हमें ये सिर्फ टर्म्स बता करके रखने हैं, और अलग अलग इनके लिए जो आसन हैं वो अपने साधकों के लिए जानना है। तो जो स्कोलियोसिस था उसमें या तो सी या एस कर्व आ जाता है, इसमें थोरेसिक रीजन आगे की ओर झुक जाता है। ये एज के हिसाब से भी धीरे 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 कई बार जो ज्यादा लंबे लोग होते हैं वो इस तरीके से चलने से भी ऐसा हो जाता है। जब गर्ल्स में प्यूबर्टी होती है तब भी उनको थोड़ा कॉन्शियस फील होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट के कारण, तो वो ऐसे थोड़ा स्लाउच होके चलते हैं, हंच बैक भी इसको बोला जाता है। तो इसकी वजह से ये यंग गर्ल्स में भी देखा जा सकता है। तो काइफोसिस इज अ कर्विंग ऑफ द स्पाइन, और इसकी वजह से राउंडनेस आ जाती है बैक में, जो कि स्लाउचिंग बोल सकते हैं, हंच बैक बोल सकते हैं, आगे से ऐसे झुक जाते हैं। ओके, अब इसके ये 3 टाइप्स हैं, पोस्चरल, स्कैचुमैन स्काइफोसिस, और कंजेनाइटल मतलब पैदाइशी उसको हो रखा है। ये सबसे कॉमन होता है पोस्चरल वाला। ये गर्ल्स में ज्यादा होता है बॉयज की तुलना में। पुअर पोस्चर की वजह से हो सकता है, या मसल धीरे धीरे वीक हो गई हैं वहां के रीजन की, इसलिए भी ये ऐसा हो सकता है। और इसमें मसल फटीग, पेन, ये इसके सिम्टम्स हैं। ये देखिए, ये गर्ल एकदम स्ट्रेट बैक करके बैठी है, ये पूरा फोन देखते टाइम एकदम आंखें भी उधर है, और पोस्चर भी बहुत, और जो हम बेड में लेट के अपना गर्दन सिर्फ ऐसे दिखा के जो फोन देखते हैं लास्ट मिनट रात को, वो भी बहुत मतलब स्पाइन के लिए इट इज नॉट हेल्दी, है ना। सब जो एकदम बेड पे लेट जाते हैं, गर्दन से ऊपर का हिस्सा ऐसे, तो वो भी एकदम ठीक नहीं है। तो ये ज्यादातर पोस्चर रिलेटेड है। ये वाला भी एडोलेसेंट पीरियड में नोटिस किया जाता है, स्कैचुमाइन्स काइफोसिस। इसके रीजंस पता नहीं है। कंजेनाइटल मतलब कि जो बचपन से हो रखा है। अभी इसमें क्लिनिकल फीचर कैसे, मतलब एक तो एक्सरे करोगे तो उसमें भी आ जाएगा, नहीं तो देखने में भी ऊपर से पूरा ऐसे कि लगेगा कि थोड़े से पूरा आगे झुका हुआ है, उसमें बहुत स्टिफनेस लगेगा, बैक में दर्द भी हो रहा होगा, और क्योंकि वो ऐसे झुका हुआ है उसके लंग्स आपस में सिकुड़, मतलब उनमें जगह कम हो जाती है, और वो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि कंप्रेस होने लग जाते हैं लंग्स वाला एरिया। अभी इसको ये तरीके हैं, एक्सरे से ही ज्यादातर पता चल जाता है, और अगर डॉक्टर को लगे तो फिर वो एमआरआई वगैरह भी कर सकते हैं। अभी ज्यादातर जो इनकी ट्रीटमेंट है वो एक तो इस तरह का जैकेट जो इनको पहनाया जाता है ताकि स्पाइन को स्ट्रेट रखे, बेल्ट, जैकेट, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे उनको
ये प्रोवाइड करते हैं। साथ में रिहैबिलिटेटिव थेरेपी है, जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया या योगा हो गया, तो कुछ भी एक्सरसाइजेज इस तरह से शुरू करनी है जो कि आपके स्पाइन को नेचुरल जो उसका अलाइनमेंट है, हमारी बैक पूरा स्ट्रेट तो नहीं होती है, थोड़ा माइल्ड सा उसमें हल्का सा कर्व होता है, वही वापस लाने के लिए ये आप देख पा रहे हैं। ये सारे जो एक्सरसाइजेस हैं स्पाइन के लिए हैं, ठीक है। ये वाले 6 एक्सरसाइजेस काइफोसिस के लिए हैं। मलासन, धनुरासन, माजरी आसन, उष्ट्रासन और सेतुबंधासन। अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये गलत पोस्चर या हैबिट की वजह से हैं, तो हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। पर कई बार अगर जैसे वो जो था स्कोलियोसिस था, उसका एंगल, जो बैक का एंगल है 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए, है ना, 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। उससे ज्यादा टेढ़ा हो गया तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। जो फर्स्ट वाला था ये, क्योंकि इसमें एक कंधा ऊपर हो जाता है और एक कंधा नीचे हो जाता है, तो पूरा बॉडी का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। अगर ये एंगल 40 डिग्री से ज्यादा टिल्ट हो गया है तो फिर सर्जरी ही बाकी रहेगी। अब इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, बहुत दर्द होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और कभी कभी क्योंकि ये भार ऊपर नीचे हो गया है, दोनों पैरों पर बराबर भार नहीं ले पा रहे हैं, तो कई बार मसल पैरों की फट उनमें डिफॉर्मिटी आने लगती है पैरों के मसल्स में, और पैरालिसिस भी हो सकता है। ये लॉर्डोसिस का था। इसमें क्या था, नीचे का हिस्सा जो है आपका, उसमें प्रॉब्लम है, लंबार लीजन में। उसमें थोरेसिक में था, इसमें ये लंबार में है प्रॉब्लम। एंटीरियर टिल्ट टाइप आप इसको देख सकते हैं। जो मैनेजमेंट है उसके, ये कैसे करेंगे? बच्चे का हेल्थ, उसका मेडिकल हिस्ट्री ले लेंगे, है ना, और एक्सरसाइज से ठीक हो रहा है कि नहीं, या फिर अगर पुअर पोस्चर से है तो एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। तो सेम वही पाद हस्तासन, मार्जरी आसन, ये लॉर्डोसिस के लिए 6 आसन हैं जो कि फायदेमंद रहेंगे। पाद हस्तासन, पवन मुक्तासन, हलासन, अधो मुखो शवासन, और ये प्लैंक पोज, और ये बोट पोज, हाफ बोट। ये हमने कर लिया था, खाली ये 3 बच गए थे, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस और काइफोसिस। ये 3 टर्म्स, हाँ, योगा के लिए, साधकों के लिए भी जरूरी थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर, क्या करता है, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमारे सेल को उन न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो ऊपर से जहां से भी पास करना है वहां तक लेके जाएगा, और उसको बेसिक अपने फूड के जो बेसिक यूनिट्स हैं उनमें तोड़कर फिर एब्जॉर्ब करना, ये पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन में लेंगे। तो पहले क्या होगा, हम इंजेस्ट करेंगे, फिर ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उनको एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, और लास्ट में एक्सक्रीशन, गेट रिड ऑफ द, जो भी हम पचा नहीं पाए, उस जो भी रिमेन है उनको हम शरीर से निकाल देना। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये ही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले माउथ से खाना अंदर जाएगा, फिर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें से लाइपेज, माइलेज, ये निकले के आएंगे और अपना स्टार्च को तोड़ेंगे, जिसकी वजह से जो तोड़ते हैं तो वो फूड हमें मीठा, वो स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है, तो यहाँ पे हमें वो फूड मीठा लगता है। टंग क्या करता है, खाने को रोल रोल करके उसमें एक तो सलाइवा मिक्स करने का काम करता है, उसको बोलस फॉर्म में, गोल गोल फॉर्म में लाने की कोशिश कर देता है। दांत से हम उसे ग्राइंड करते हैं, च्यू करते हैं, काटते हैं और छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा जो फैरिंग्स होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं। नेजोफैरिंग्स, नाक वाला हिस्सा, फिर आता है ओरोफैरिंग्स, और फिर लैरिंग्स या नीचे वाला जो फैरिंग्स इलाका है, नेज लैरिंगो फैरिंग्स।
तो जो ये ऊपर के दो हैं फेरिंग्स, वो हम कंट्रोल कर पा सकते हैं, है ना? जो नोज वाला है और ओरो वाला तक भी हम टंग के लास्ट तक अपना कंट्रोल है। उसके बाद से आपका गैग रिफ्लेक्स चालू हो जाता है। गैग मतलब कि उल्टी, जैसे हम उंगली डालेंगे तो जो उल्टी वाला रिफ्लेक्स है उसको गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है विंड पाइप में, जो कि श्वसन नली है, उसमें कोई भी बाहर का पदार्थ जाएगा तो उससे बचाने के लिए। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन जैसा संरचना है जो कि बहुत ही फाइन बैलेंस करता है हमारा विंड पाइप को और फूड पाइप को, दोनों पास पास ही चलते हैं। और एक ढक्कन बंद होता है तो वो सिक्योर कर देता है कि इस नली में कुछ ना जाए। जब हम बात करते हुए और या फिर ध्यान से ना खाते हुए कुछ जोक मार दिया और हंसने लगे, तो कई बार आपका ये इसमें मेल फंक्शन हो जाता है और कुछ खाना इसमें घुस जाता है या कुछ पार्टिकल्स इसमें चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कफ रिफ्लेक्स हो जाता है, आप खांसते रहते हैं, है ना? चोकिंग वाला जैसा फीलिंग आ जाता है। तो ये एपिग्लोटिस का रोल है। और इसके जो रिफ्लेक्स हैं वो अपने बॉडी में इसी तरह बने हैं ताकि वो इधर पे ना फंसे। तो ये एक लंबी ईसोफेगस पाइप है जिसमें पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट क्या है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके धक्का देके आगे बोलस को, अभी खाने को जो भी आगे नाम है वो बोलस के फॉर्म में आ जाता है। तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे पेरिस्टालिस मूवमेंट से आगे बढ़ता है यहाँ तक। फिर ये स्टमक है, यहाँ पर आ जाएगा, है ना? फिर लीवर से यहाँ पे बाइल जूस आएंगे, पैनक्रियाज से और आएगा, गॉल ब्लैडर से पित्त जमा हो जाता है। लीवर से तो बाइल प्रोड्यूस होता है, पर वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है ना? इसीलिए जो आजकल जल्दी जल्दी गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, अपेंडिक्स निकाल देते हैं, पर उसके बाद में फिर वो खाना ही हजम नहीं हो पाता है उन लोग को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, पर आजकल थोड़ा मैल प्रैक्टिस या सच में भी जरूरत होती है कई बार, तो फिर जो भी पेशेंट है उसको लाइफ लॉन्ग अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज करने की जरूरत आ जाती है। हाई प्रोटीन नहीं खा पाते हैं या कम कम खाना एक बार में खाना पड़ता है। फिर आ गया इधर से ये पैनक्रियाज हो गया, तो पैनक्रियाटिक जूसेस वगैरह इसमें आएंगे और खाने को यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। फिर नीचे ये छोटी आंत जो कि बहुत लंबी होती है। छोटी आंत इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पतली है पर बहुत लंबी है ना? और इसको बड़ी आंत बोलते हैं, जबकि लंबाई में तो ये छोटी होती है पर इसकी मोटाई बहुत होती है ना? इसलिए जो पतली वाली है पर बहुत लंबी है उसको छोटी आंत बोलते हैं। और जो बहुत मोटी है पर छोटी है, इसकी लंबाई नापेंगे तो ये इसके कहीं भी नहीं आती है, जो छोटी आंत है उससे। पर मोटाई में मोटी है ताकि वो जो भी हम बाहर निकालना चाहें वो पदार्थ अच्छे से बाहर निकल पाए। थ्रू कैसे निकल पाएगा? रैक्टम के थ्रू। फिर एनस। इस तरीके से हम एक एक संरचना को आगे बढ़ते जाएंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। तो माउथ में फूड ऐसे ब्रेक होगा, फिर सलाइवा आएगा, अमाइलेज होगा जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। फिर एपिग्लोटिस है जो कि एक ढक्कन की तरह है और वो दोनों में ट्रैकिया या जो विंड पाइप है उसमें खाने को जाने से रोकता है, इस तरीके से। अब इसमें नेजोफारिंक्स आएगा तो मैं दिखा देती हूँ। ओके, जो टीथ होते हैं वो ग्राइंड करते हैं, फिर सलाइवरी ग्लिम से सलाइवा आएगा। टंग जो है वो उसको पुश करने में मदद करेगी। अभी दांत जो हैं इंसीजर आगे वाले काटने के काम आएंगे। ये कैनाइन जो होते हैं ये मीट को फाड़ने के लिए, चीर फाड़ के लिए काम आएंगे। ये प्री मोलार हैं ये वाले। और फिर लास्ट में मोलार होते हैं जो कि ये इनको ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। या उन च्यू, मतलब एक बार कट गया तो उसको धीरे धीरे च्यू करने के लिए ये टीथ काम में आएंगे। तो चार तरह की टीथ है: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इनसे होगा बाइटिंग एंड कटिंग। इंसिजर, कैनाइन से गैस्पिंग एंड टीयरिंग, मांस मतलब जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो उसको टेयर करने के लिए इजी होगा। मोलार जो करेगा ग्राइंड और क्रशिंग, मतलब च्यू, ये भी च्यू करेगा। ये टंग जो है वो मसल से बना होता है, इसमें एक मसल नहीं बहुत सारी मसल होती है। प्लस ये हमको खाने का स्वाद भी प्रदान करती है। खाना रोल करके उसको पचाने में तो मदद करता ही है, पर साथ ही में टेस्ट वर्ड्स भी इसी में होते हैं। तो जो सबसे आगे वाला होता है वहां नमकीन स्वाद होता है, फिर मीठा,
फिर इधर साइड में दोनों तरफ सौर खट्टा, पीछे में लास्ट में कड़वा, और एक फिफ्थ टेस्ट इन्वेंट किया गया था और किसी ने खोजा, साइंटिस्ट ने, उसको बोलते हैं उमामी। जब ये सारे टेस्ट आपस में मिल जाते हैं तो जो सैवरी जो टेस्ट है सब मिला के उसको उमामी का नाम दिया है। जो उमामी टेस्ट है इसको 1908 में डॉक्टर किकुमय लेडगा, जो कि टोक्यो की यूनिवर्सिटी में थे जापान में, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, ढूंढा था। और इसका स्वाद ये बता रहे हैं कि जैसे पके हुए टमाटो या चीज जैसा सबसे मिक्स होकर ये स्वाद बनता है। अभी सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये 3 तरह की हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, इनसे सलाइवा आएगा, है ना। तो 3 ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सबसे मेजर है जिसमें से सलाइवा निकलता है, और ये कहाँ होती है, जो मैंडिबल है, जबड़ा, उसके पास में होती है। और ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। ये इसकी पोजीशन देख लीजिए आप, जो जबड़ा के ऊपर, पैरोटिड, टंग को लिंगुअल मतलब कि टंग से रिलेटेड, तो ये टंग के जो नीचे, ये मानिए आप सब लिंगुअल, और मैंडिबल ये है ना जबड़ा, जबड़े के नीचे की तरफ, सब मतलब नीचे, सब यानी मैंडिबल के नीचे, सब मैंडिबल मतलब मैंडिबल से नीचे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये तीनों ही सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। अभी सलाइवा करता क्या है, सलाइवा उसको, सलाइवा में एक तो इस तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि वो जो भी फॉरेन चीजें हैं उनको मारने का काम करता है। पहली चीज तो ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए रहता है, और दांतों में इनमें कोई परेशानी नहीं आती है अगर सलाइवा बराबर करता रहे तो। एक मॉइस्चर जो हमारे है वो माउथ का वो मेंटेन होता है, और जो म्यूकस लेयर होती है माउथ की उससे ये धीरे धीरे निकलता रहता है। इससे कोई चोट नहीं लगती है जब हम पानी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ निगल रहे हैं या खा रहे हैं, इसकी वजह से। ओके, तो ये सॉफ्टनेस प्रदान करता है आराम से, ये सारे काम जो कि आपके वेजिटेटिव फंक्शन जिनको बोला जाता है, बात करना, खाना खाना वेजिटेटिव हो गया, और बात करना को बोलते हैं नॉन वेजिटेटिव फंक्शन, मतलब जिनके बिना भी हम काम जिंदा रह सकते हैं, जो लाइफ सर्वाइवल फंक्शंस होते हैं उनको वेजिटेटिव फंक्शन बोलते हैं, और बिना बात के काम चल सकता है तो वो नॉन वेजिटेटिव फंक्शन में आ जाता है। डाइजेशन, जैसे हमने जाना था कि इसमें एमाइलेज होते हैं तो कि वो स्टार्च को तोड़ देते हैं। अभी हम फेरिंग्स के जो 3 हिस्से थे उनको देख लेते हैं। ये वाला फर्स्ट हिस्सा नासोफेरिंग्स, दूसरा हिस्सा ओरोफेरिंग्स, और ये हाइपोफेरिंग्स लास्ट वाला। तो इसका जो ये लास्ट का 1/3 जो भी है ये इनवॉलंटरीली, ओरो का भी आधा, ओरो का भी आधा ये नॉन मतलब हमारे बस का नहीं है। हमारा जो वॉलंटरी एरिया है वो यहाँ नेजो से आधा ओरो तक ही होता है, योवला तक ही होता है। योवला इसको बोलते हैं जो कि घंटिका, योग में जो घंटिका है वो योवला। द इसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, वो इतनी लंबी होती है, 25 मीटर लंबी होती है, और 25 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। कहाँ होती है, तो ये इट रन्स बिहाइंड द ट्रैकिया के साथ साथ फिर हार्ट और स्पाइन, ऐसे लंबी पूरा स्टमक तक जाएगी है। ये फेरिंग्स की संरचना है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी इसका काम क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ बोलस बनाता है, जो ईसोफेगस से हम उससे निगल रहे हैं, अब वो धीरे धीरे खाना हमारा स्टमक में पहुंचेगा, और ये माउथ के थ्रू इंजेस्ट होके फिर सोलो होके फेरिंग्स के थ्रू होते हुए नीचे ईसोफेगस में पहुंचता है। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम करता है, इसमें एक स्फिंक्टर मसल्स लगे रहते हैं जिससे कि एसिड जो होता है ना, गैस्ट्रिक एसिड, वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं आएगा, है ना, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक फंक्शन हो गया। कंस्ट्रिक्शन, इसमें ये होते हैं स्फिंक्टर मसल्स जो कि बैक फ्लो
क्योंकि इतना वो एसिड होता है कि वो तो जला ही देगा सब चीजों को, तो वो उधर ही डाइजेस्टिव और नीचे ही रहे स्टमक तक ही। इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जो भी एसिड्स हैं वो नीचे ही रहें और बाकी किसी ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाए। तो जो ये स्फिंक्टर है, अब जब शीर्षासन करते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो स्फिंक्टर है ये बिल्कुल टाइटली बंद रहे, ताकि जितना भी वहां पे एसिड है वो आपका ईसोफेगस से ऊपर की तरफ ना आए, है ना। कई बार ऐसी परेशानी हो जाती है कि ये इसके जो मसल्स हैं स्फिंक्टर्स के वो उतना सही नहीं रहते हैं, तो फिर उन्हें तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या सर्जरी की भी नौबत आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम टाइट रहें ये वाले मसल्स, ताकि जो भी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है वो ना हो। अभी स्टमक का, द स्टमक इज ए मस्कुलर ऑर्गन, और जो इसकी लाइनिंग होती है, द स्टमक रिसीव्स फूड फ्रॉम द, अभी इसोफेगस था वो उसका एंड पार्ट है, वहां पे एक स्फिंक्टर बना हुआ है, उसके नीचे से अभी स्टमक चालू हो जाएगा। एक वॉल्व होता है जिसको इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है जो कि बाकी सब ऑर्गन को उन एसिड से बचाता है। ये स्टमक के आसपास के ऑर्गन्स क्या क्या हैं इधर, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि किधर में ये आपका पूरा कवर्ड है। इधर इलियक, लेफ्ट इलियक, इसको इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ये अम्बिलिकल रीजन या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये लंबार के आसपास है तो इसलिए राइट लंबार, लेफ्ट लंबार। ये का हाइपो मतलब कि कार्डियक के नीचे, तो इसलिए हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। एपीगैस्ट्रिक रीजन, ये इस तरह से इसको उन्होंने डिवाइड करके समझाना चाहा है। ये आपका फंडस होता है, ये बॉडी है। फंडस जो है ये ऊपर का हिस्सा, ये इसकी बॉडी हो गई। ये इसोफेगस है, यहाँ पे वो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ये जो डॉटेड डॉटेड संरचना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी के इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको एंट्रम बोलते हैं, इसको पाइलोरस बोलते हैं, इसे डुडेनियम बोलते हैं। ये तो फिर छोटे हाथ यहाँ से चालू हो जाएगी। तो ये स्टमक की संरचना होगी। इसके अंदर जो होता है वो HCl वगैरह होता है, वो आगे हम उसकी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। डाइजेशन, ये प्रोटीसीज निकालता है, प्रोटीएज, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। लाइक प्रोटीन निकालने वाले बहुत सारे भी और भी होते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, है ना। पेप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जो कि बैक्टीरिया को मारता है, और जो पीएच, एसिडिक पीएच ऑफ 2 फॉर द प्रोटेक्टिव प्रोटीएज टू वर्क, इसके लिए ये वहां पर जो भी पीएच मेंटेन करनी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अंदर, एक तो डाइजेशन के लिए, दूसरा बैक्टीरिया वगैरह किल करने के लिए उसको बनाए रखता है। और ये चर्न कैसे होता है, वो और छोटे पार्टिकल में कैसे टूटता है, जो जिस कॉन्ट्रैक्शन की मदद से वो तोड़ते हैं उसे ही पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। जो स्टमक के मसल्स हैं वो जिस तरह से फूड को तोड़ते हैं थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमने पूरा पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, वैसे शुरू होते हैं और ये फ्लो में आगे जाता है। जैसे एक्शन पोटेंशियल आगे जाता है, नर्व कंडक्शन आगे जाता है, वैसे ही ये एक एक में आगे धीरे धीरे बढ़ता है। लास्ट में हम एक वीडियो देखेंगे जिसके थ्रू हम लाइव इसको सब देखने की कोशिश करेंगे, पेरिस्टालिसिस प्रोसेस को। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है। किसके द्वारा? इसकी स्टमक की लाइनिंग के द्वारा। गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं इससे। क्या क्या निकलते हैं? HCl निकलता है, KCl निकलता है, NaCl मतलब कि नमक ही हो गया। तो ये सारे यहाँ पर जो जूसेस हैं ये सब मिलके फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे होते हैं। अभी गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स, चीफ सेल क्या होती है जो कि पेप्सिनोजेन निकालती है। फिर पेराइटल सेल, आप सिर्फ सुनते जाइए, इनमें से कहीं कहीं कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर हुई जो आपके आगे काम आ सकती है। ये भी HCl निकालता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये B12 को यहाँ पे एब्जॉर्ब होने में मदद करता है इन द इंटेस्टाइन, विच हेल्प्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द B12 इन इंटेस्टाइन।
ये B12 को बोलते हैं साइक्लोकोबालमिन, कोबालबिन, साइक्लोकोबालमिन। म्यूकस सेल जो होते हैं वो म्यूकस जनरेट करते हैं, और एल्कलाइन सब्सटेंस, क्योंकि अभी बहुत एसिडिक हो गया तो ये एल्कलाइन उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो तब जाके वो सही हो पाएगा। मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई कि एक उसको एसिडिक कर रहा है, एक बेस कर रहा है, एल्कलाइन कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे होम्योस्टैसिस। यहाँ पे भी काम कर रहा होता है। जी सेल जो होते हैं वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पेरिस्टल पेरिएटल सेल्स और गैस्ट्रिक मूवमेंट्स में हेल्प करेगा। इसके बाद पैनक्रियाज, जो ये येलो कलर का संरचना था, पैनक्रियाज की लोकेशन, यहाँ पे पैनक्रियाज होता है। ये स्टमक से थोड़ा नीचे, जहाँ पे गॉल ब्लैडर से एक पाइप भी आके मिल रहा होता है, तो ये एक जॉइंट बनाता है यहाँ पर पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो एक ग्लैंड है, जैसे आप दोनों जानते हैं कि इसमें ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ये डायरेक्ट जूसेस भी छोड़ता है, और थ्रू डकलेट्स डायरेक्ट ब्लड में आपका इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेसिस, ये और पैनक्रियाटिक, ये सब भी, बाकी जो चार चीजें हैं वो भी ये रिलीज करता है, जो कि हम एंडोक्राइन सिस्टम में अलग से पढ़ेंगे। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है, 6 इंच होती है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेसिन और पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, ये चार याद रखना है आपको। एक अल्फा से निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है, अल्फा से ग्लूकागॉन निकलता है, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, और लास्ट गामा से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकलता है। वहां होता है आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, उनमें से ये बने रहते हैं। ये आपका हो गया पैनक्रियाज का लोकेशन, सुंदर से बनाया हुआ है। ये आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट, जिससे सारे हार्मोन्स, पैनक्रियाटिक जूसेस आके मिलेंगे। ये पैनक्रियाज है जो कि अनसिनेटेड प्रोसेस, फिर उसके बाद उसका हेड, नेक, बॉडी, टेल, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। पैनक्रियास जो है वो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काम में आता है, जैसे हमें पता ही है। ये इसके चार होते हैं जिनसे ये हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बाद लिवर, लिवर जो है वो सबसे बल्की ऑर्गन होता है, इसमें वेट भी सबसे ज्यादा होता है, और इसका काम, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट भी है, क्योंकि ये बहुत सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालता है। इसका काम है डिटॉक्सिफाइंग वेरियस मेटाबॉलिक सिंथेसाइजिंग प्रोटीन बनाने का काम करता है, और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ये बहुत जरूरी है। अब इसके आगे में क्या होता है, लिवर के एंटीरियर मतलब कि सामने की ओर डायफ्राम है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, इसके पीछे, लिवर के पीछे इसोफेगस होता है, इंफीरियर वेना केवा होता है, आयोटा होता है, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम और डायफ्राम, ये इसके लिवर के पीछे होते हैं। इसके लैटरली क्या होता है, साइड में, ये आपका लिवर, इसके साइड में इसके लोअर लिप्स और डायफ्राम होगा। सुपीरियर, इसके ऊपर क्या होगा, एब्डोमिनल की वॉल होगी। इसके नीचे क्या होगा, स्टमक, बाइल डक्ट, डुडेनम में, और बाकी जो भी चीजें हैं वो सब उसके नीचे ही रह जाएगी, क्योंकि टॉप मोस्ट पोर्शन में है। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, वेज शेप्ड। इसका वेट 1.5 आप याद रखिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है। इसका वजन 1.5 केजी होता है, और ये हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है, और सबसे बड़ा ग्रंथि भी आए माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, सबसे बड़ा ग्रंथि माना जाता है, और उसका विड्थ 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो भी बोल्ड में चीजें हैं वो आप एक बार याद रख लीजिए। ये पूरा फिगर याद ना हो तो 1.5 सब नॉर्मली सब लोग वैसे ही रेफर करते हैं। तो ये हो गया हमारा लिवर। इसके नीचे यहाँ पर
गॉल ब्लैडर हो गया, ये इसका राइट लोब, लेफ्ट लोब। अब आप देख पा रहे हैं कि राइट इज कितना बड़ा देन द लेफ्ट, है ना। जो इसको सेप्टम बीच में जो लिगामेंट है वो इसको सेपरेट करता है, उसे बोलते हैं फेलिसिफॉर्म लिगामेंट, जो कि इनको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर एक और ये कॉर्नी लिगामेंट ऊपर का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये दो लॉब में ऐसे डिवाइड होता है और लोकेशन इसकी याद रख लेना है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इसका काम होता है, वो है ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। ग्लाइकोजन का निर्माण होके यहाँ पर स्टोर होता है। अभी इसका काम क्या है? बनाना, सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना, और इससे जो जूसेस होते हैं वो उनको हटाना। लिवर प्लेज है, क्या क्या तोड़ने में काम आते हैं इससे जो भी जूसेस बाइल निकलेगा वो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड। तो ये एक मेजर ऑर्गन है जिससे जो पित्त निकलता है वो इतने सारे महत्वपूर्ण भोजन के अंगों का ब्रेकडाउन में मदद करता है। और ये लिवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन, है ना, और दूसरे भी हार्मोन को ये तोड़ने में मदद करता है। और ये जो टूटता है हार्मोन्स, वो क्या बनाता है? बिलिरुबिन को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? ग्लूकोरोनिडेशन, ग्लूकुरोनिडेशन फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सक्रीशन इनटू बाइल। और जो इसको निकालने का तरीका है वो स्टूल के थ्रू पास हो जाता है। जो भी बिलिरुबिन को ये छोटे हिस्सों में तोड़ता है वो हम मॉर्निंग में फिर थ्रू स्टूल पास कर देते हैं, तो उसके थ्रू ये बाहर निकलने का प्रोसेस हो जाता है। तो जिसका लिवर खराब होगा उसका बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। और क्या क्या करता है लिवर? जो है वो स्टोर करता है, यही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के स्टोर करता है, ये हमने देख ही लिया। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी 12, देखिए कितने साल का सप्लाई उसके अंदर रहता है। विटामिन ए का 1 to 2 years का सप्लाई वो स्टोर करता है, डी का 1 to 4 months का सप्लाई, क्योंकि विटामिन डी ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है। इसलिए हर दिन अगर आप 5-10 मिनट, जब यूवी रेज हाई ना हो उस टाइम पर अगर अपनी बॉडी को एक्सपोज करेंगे तो हमें नेचुरली विटामिन डी मिल पाता है, जिससे कि कैल्शियम एब्जॉर्ब हड्डियों में हो पाता है। जब विटामिन D3 स्पेसिफिकली हमारी बॉडी में नहीं होगा तो कैल्शियम होके भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जो एरियाज जहाँ पर ज्यादा लोगों में आजकल ये वाली प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो D3 के शैशे भी आने लगे हैं, जो कि आपको 15 दिन 20 दिन इनमें एक एक बार ऐसे लेने से आपके स्पेशली महिलाएं जो कि 40 के ऊपर की उम्र की हो गए हैं, उन्हें आप ये बता सकते हैं विद द डॉक्टर्स रेफरेंस ऑफ कोर्स। पर तभी भी ये बहुत हेल्पफुल होता है हड्डियों को मजबूती देने के लिए। और विटामिन B12 का 3 से 5 साल का सप्लाई स्टोर करके रखता है। और क्या क्या स्टोर करता है? विटामिन के, आयरन, कॉपर, ये सब यहाँ पर स्टोर रहता है। कि देखिए अब ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन जाता है कि जब ये लिवर खराब होता है तो पर्सन में डाई। The liver produces albumin, the most abundant protein in the blood serum। तो ये जो लिवर है वो बनाता है एल्ब्यूमिन, जो कि हमारे ब्लड सीरम में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और इसके अंदर फैगोसाइट्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, एंडोसाइटोसिस, जो कि अमीबा के जैसे सूडोपीडिया बनाकर फॉरेन बॉडीज को खा जाता है। क्योंकि अभी इसको काम क्या करना है? इसको टॉक्सिन निकालने हैं अपने बॉडी से। तो टॉक्सिन निकालने के लिए जितने भी जो ऐसे मटेरियल हैं जिनका बॉडी में जरूरत नहीं है, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस ये अपने सीडियोपेडिया बनाता है और उनको खत्म कर देता है। एरिथ्रोसाइट्स मतलब कि पुराने वाले आरबीसी और फॉरेन सब्सटेंस, इस प्रोसेस के द्वारा उनको खत्म कर देते हैं। अभी गॉल ब्लैडर बनाने का काम पित्त को करता लिवर है, बनता वहां पर है, पर अब उसको स्टोर करने के लिए अलग से एक थैला हो गया हमारे पास। क्योंकि वो लिवर में इतना देर रहेगा तो वो लिवर को भी डैमेज कर देगा, तो इसलिए अलग से एक ऑर्गन है ताकि वो और किसी को इम्पैक्ट ना करे, उसमें स्टोर करने के लिए ये गॉल ब्लैडर अलग से दिया है। तो इसमें
बाइल स्टोर होता है बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि बहुत ही डैमेजिंग होगा अगर वो कोई और चीज को टच करे तो, इतना ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें। कंसंट्रेटेड यहाँ होता है किसके पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले। ये हमारा आप देख रहे हैं ये वाला गॉल ब्लैडर बनता यहाँ है, इस डक्ट से आके यहाँ स्टोर हो गया, फिर ये इधर में आके कॉमन डक्ट में ये जो यहाँ पे नीचे में चालू हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ से इसमें प्रवाहित होगा। ये गॉल ब्लैडर का बड़ा संरचना है। ये पेनक्रियाटिक डक्ट है जो कि जुड़ी, ये कॉमन डक्ट है, यहाँ पे बाइल भी रहता है, और इधर से ये लीवर से भी जुड़ा हुआ होता है ना, तो इस तरीके से ये। और गॉल ब्लैडर का ये फंडस है, बॉडी है, और ये नेक है। तीन तरह से इसको आप देख सकते हैं, नेक, बॉडी, फंडस। ये कॉमन, और इसके आगे नीचे में फिर आ जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये राइट लोब ऑफ द लिवर के नीचे होता है और ग्रेइश ब्लू कलर का होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर छोटा होता है, डायमीटर इसका 4 सेंटीमीटर और 1.6 इंच हो सकता है, और इसमें 50 मिलीलीटर की इसकी कैपेसिटी होती है। ये पेयर शेप का होता है। इसके 3 सेक्शन थे जो हमने देख लिए थे, फंडस, बॉडी और नेक। अब ये काम क्या करता है, द मेन पर्पज ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल, जैसे मैंने बताया कि स्टोर करता है खाली उसको, और धीरे धीरे जब जितना यूज होगा उतना फिर वहां पर छोड़ता रहता है। लार्जर हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये छोड़ा जाता है। अभी चालू हो गया इसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है पूरा, बड़ा छोटा सब मिलाकर, बिटवीन द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों के बीच में जो है वो ऑब्वियसली अभी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होता है यहाँ पर, और थ्रू विलाई होता है। उनमें एक छोटी सीलियाकार संरचना होती है, विलाई, जो कि अपना सरफेस एरिया बढ़ाती है और फूड के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। इसकी लेंथ 3 से 5 मीटर, पर किसी और बुक में कुछ कुछ अलग भी फिगर्स में आपको मिल जाएंगे, तो ये कोई फिक्स फिगर नहीं है। ये एक नॉर्मल इंसान का आप लेके चलिए 3 से 5 मीटर। डायमीटर होगा इसका सेंटीमीटर में, क्योंकि बहुत छोटी होती है चौड़ाई में, तो 2.5 to 3। देखिए ये वाली पतली वाली जो है ये, तो ड्यूडेनियम, जुजेनम, और ये जो है इसके पोर्शंस हो गए, जुजेनम, ड्यूडेनियम, जुजेनम, इलियम, ये इसके 3 पोर्शन हो गए। ड्यूडेनियम इज अ शॉर्ट स्ट्रक्चर, ये सी जैसी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर की। जुजेनियम जो है मिड सेक्शन है इसका, ड्यूडेनियम के बाद वाला जुजेनियम, उसके बाद वाला इलियम। यस, ये 3 नाम याद रख लीजिए, इतने इनके फिगर्स याद रखने का जरूरत नहीं है। और जो ज्यादातर एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का, वो जुजेनम में होता है, इतना याद रखिए कि ज्यादातर फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, जुजेनियम में। इसके 3 पोर्शन हैं, डुडेनियम, जुजेनम और इलियम, ये याद रख लीजिए। जो भी डाइजेस्टेड फूड है फिर अब इसके थ्रू नीचे और जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट द बॉडीज इम्यून सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे गट फ्लोरा होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखते हैं। गट फ्लोरा मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, जो आजकल एड में हमने काफी देखे होंगे, प्रोबायोटिक्स ड्रिंक का जो चलन चला है कि जो गट में हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको बनाए रखने के लिए, ताकि वो फूड के तोड़ने में मदद करें। लार्ज इंटेस्टाइन, और उसको कॉलन भी कहा जाता है। ये सबसे लास्ट पार्ट है, और इसके बाद फिर एनस, रेक्टम और एनस ही बचता है। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है, और रिमेनिंग जो भी वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है, उससे पहले कि उसे डेफिकेट किया जाए। ये आपकी हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज होती छोटी है लंबाई में, पर थोड़ा मोटी होती है, ताकि आराम से आपका स्टूल पास हो पाए।
अब इसके 3 पोर्शन हो गए। ये इस वाले को क्योंकि ऊपर चढ़ने को बोलते हैं असेंडिंग, तो ये असेंडिंग कॉलन। ये ट्रांसवर्स मतलब कि स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी, और फिर डिसेंडिंग कॉलन। इस तरीके से इसके 3 पोर्शन हो गए, है ना, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलन। फिर ये रेक्टम और फिर एनस। और जो नीचे का वाला हिस्सा है इसको सिग्मोइड कॉलन भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जब ये जो नीचे वाला डिसेंडिंग कॉलन है, सिग्मोइड कॉलन किसका हिस्सा है, तो डिसेंडिंग का हिस्सा है। ये जो हमने पढ़ा वही उसकी डिटेलिंग है। तो मेल का जो कॉलन है वो 166 है, और फीमेल का उससे थोड़ा छोटा है लंबाई के हिसाब से, 155 सेंटीमीटर। जो असेंडिंग कॉलन है उसमें केकम और अपेंडिक्स आ जाते हैं। ये देखिए, ये कैकम और अपेंडिक्स, ये असेंडिंग कॉलन का हिस्सा है, ये वाला अपेंडिक्स। वैसे तो बोलते हैं कि इसका कोई रोल नहीं है या फिक्स रोल हमें पता नहीं है, तो कई बार अपेंडिक्स का दर्द हुआ आप उसको निकाल देते हैं, पर फिर बाद में इसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका अपेंडिक्स निकल चुका होता है। कैकम, कैकम इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द कॉलम। अभी यहीं से जो है वो शुरू होती है। अपेंडिक्स का काम क्या है अभी तक पता नहीं है। इसमें इलियोसेकल वाल्व होता है। इलियोसेकल वाल्व भी फिर से एक स्फिंक्टर मसल है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से अलग करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना इंपॉर्टेंट चीजें थी, एब्जॉर्ब हो रहा था फूड, वो अब यहाँ से तो वेस्ट प्रोडक्ट चालू हो गया, खाली वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि इन दो को हम किसी वॉल से पूरा सेपरेट रखें ताकि इंपॉर्टेंट चीजें आपस में मिक्स ना हो पाए। इट इज क्रिटिकल सो टू लिमिट द रिफ्लेक्स ऑफ द कोलियोनिक कंटेंट्स, है ना, जो इनके कंटेंट है वो आपस में मिक्स ना हो, तो ये यहाँ पे एक वॉल दिया है। और इसमें जो होता है पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, जिससे कि धीरे धीरे जो स्टूल है वो आगे मूव होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक एक पोर्शन में ऐसे आगे बढ़ता है। ये जैसे ये एक एक देख रहे हैं ना, एक, इसको एक पोर्शन बोलेंगे, तो इसमें एक पुश होके इसमें आएगा, फिर इससे पुश होके इधर आएगा, इससे पुश होके आएगा। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही धीरे धीरे पेरिस्टालिक मूवमेंट से आगे बढ़ता है। ये ट्रांसवर्स है, ये उसका फिर डिसेंडिंग पार्ट आ गया, और लास्ट में रेक्टम और फिर एनस। टू, अब यहाँ पर जो लास्ट में टू स्फिंक्टर्स कंट्रोल द एग्जिट ऑफ फीकस। फीकस यानी जो हम स्टूल पास करेंगे उसको फीकस कहते हैं। और वहां पे भी 2 स्फिंक्टर या वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है, जो कि इस हमारा डेफिकेशन का एक्ट में मदद करते हैं। इसमें एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, जिसको हम एनिमा प्रोसेस या हमारा बस्ती क्रिया या गणेश क्रिया, इन सब में जो भी यूज होगा, हम जिनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो वाली मसल्स की ये लोग स्फिंक्टर को उस तरीके से बोल रहे हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। अभी क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, रिमेनिंग जो न्यूट्रिएंट्स उनको बाहर निकालने में मदद करता है। और कॉलन एब्जॉर्ब्स विटामिन, ये विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बनते हैं कॉलोनिक बैक्टीरिया सच एस विटामिन के को कहाँ एब्जॉर्ब करता है। बाकी चीजें तो वहां एब्जॉर्ब हो ही रही थी, पर विटामिन के कहाँ हो रहा है, लॉन्ग इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो अलग चीज है वो हम अलग से याद रख लेंगे, तो बाकी सबको हम स्मॉल इंटेस्टाइन में फिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसको फर्दर डाइजेस्ट करने में मदद, तोड़ने में मदद कर रहे होते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन में 700 स्पीसीज के बैक्टीरिया होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, और ये सारे हेल्दी बैक्टीरियाज हैं। इसलिए जो डीवॉर्मिंग करनी होती है वो एक तो डॉक्टर से पूछ के ही करनी है, और दूसरा उसका एक रेगुलर इंटरवल होता है। जो बच्चे मिट्टी खाने लग जाते हैं या किसी भी कारण से आपको लगे कि उनमें लक्षण दिख रहे हैं कि पेट में कीड़े हैं, तो पूछकर ही करना है, क्योंकि वो सारे ही तरह के बैक्टीरिया को मार देता है, चाहे अच्छा है फिर बुरा है, जो गट में होंगे। तो ये हेल्दी बैक्टीरिया भी होना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। अभी ये डाइजेशन की प्रोसेस, तो सबसे पहले जो ये हमने देख लिया था, अमाइलेज जो था स्टार्च, वो उसको यहाँ पे माल्टेज में तोड़ रहा था।
जो ये लार्ज पार्टिकल को स्मॉल में तोड़ना और ऐसे ऐसे वाले फॉर्म में तोड़ना जिसको सेल मेम्ब्रेन अब्सॉर्ब कर पाए ब्लड स्ट्रीम में, यही डाइजेशन का पार्ट है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एगेशन यानी कि एक्सक्रीशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये 5 स्टेप आप याद रखिए। इनको क्रम में लगाने के लिए एग्जाम में आ जाता है कई बार, ठीक है, कि पहले कौन सी प्रोसेस होगी। ज्यादातर इन्हीं को उल्टा पुल्टा करके दे देंगे और उनको क्रम से लगाने के लिए आएगा। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन या एगेशन, ठीक है ना। तो इंजेशन यानी खाना कंज्यूम करना, डाइजेशन यानी उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्प्शन यानी उनको न्यूट्रिएंट्स को बॉडी टिश्यू तक पहुंचाना, एसिमिलेशन यानी कि उसको तोड़ना, कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इनटू जो भी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, अमीनो एसिड और बेसिक फॉर्म्स में उनको तोड़ देना, और लास्ट में एगेशन मतलब कि अपने शरीर से मल का विसर्जन करना। तो ये बहुत बार देख लिया है। जो पीएच सलाइवा की होती है वो 7 होती है और ये इस तरह से मेंटेन रखती है, फूड को मॉइस्ट करती है, स्टार्च को मोल्टेज में तोड़ता है, अमाइलेज। ईसोफेगस में फिर क्या होता है? यही सेम मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिसिस, जो अभी मैंने समझाया ना कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर धीरे धीरे आगे फूड कैसे बढ़ता है, यहाँ पर वैसे ही बोलस आगे बढ़ता है। और ये हम बहुत अच्छे से इसका रोल समझ चुके हैं कि वो चोकिंग को कैसे रोकता है। कौन? एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस जो कि एक ढक्कन का काम करता है बिटवीन विंड पाइप एंड फूड पाइप, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, इनके दोनों के दो दो नाम हैं। ये हमारा हो गया लारिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अभी स्टमक में क्या क्या हो रहा है अंदर? तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एसिड होता है जो कि बैक्टीरिया मारता है, और फूड फाउंड जो यहाँ पे होता है उसको हम चाइम बोलते हैं। तो आप इसको याद रखिए कि अब से फूड यहाँ पे बोलस था, अब यहाँ पे स्टमक में आने के बाद वो चाइम बन जाता है। उसको हम मतलब हम चाइम बुलाते हैं उसे। काम क्या करता है? फूड स्टोर करता है जो ऊपर से आया है इसोफेगस से, B12 को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये प्रोटीन तोड़ता है, लीवर का निर्माण होता है, सॉरी बाइल का निर्माण होता है लिवर में, और इसमें थोड़े बहुत एल्केनाइन चीजें भी मौजूद होती हैं जो कि एल्कलाइन, ताकि वो होम्योस्टेसिस उसका बना रहे HCl का। ये 7 मीटर लॉन्ग है, मतलब चेंज, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सीलिया टाइप के ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि जिसको बोलते हैं विलाई, जो रेड में है वो आप इम्पोर्टेंटली याद रख लीजिए, विलाई, जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और कवर्ड इन माइक्रोविलाई जो कि एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फूड से। कौन से पोर्शन में होता है? जल्दी बताइए कोई माइक खोलकर। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉल कौन से पोर्शन में? इंटेस्टाइन नंबर इलियम में भी होता है और ड्यूडेनम है इलियम। ना, ड्यूडेनम और जेजुनम, जेजुनम में भी हाँ, होता है। सबसे ज्यादा जेजुनम में इसका जेजुनम एब्जॉर्प्शन में हो होता चुका है, होता है। एब्जॉर्प्शन जहाँ होता है वहाँ ज्यादा होता है। हाँ। Food enters in the small intestine as a semi-solid mixture known as chyme. The chyme is acidic due to HCl. In मैम the काइम stomach, होता है, हाँ, प्रोनाउंसिएशन काइम है। चाइम नहीं है, काइम है प्रोनाउंसिएशन। ओके, मैं इसको चाइम ही बोलते आई हूँ। आई चेक। काइम नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज, जो भी इसमें है उसको हम फिर हम न्यूट्रलाइज कर देता है जो भी होता है। फिर इसमें बहुत सारे जो प्रोटीन है उनको तोड़ा जाता है। पैनक्रियास से अब आएगा आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया क्या? Okay, let me read. The presence of chyme into the small intestine trigger the conversion of pros proskeratin into
secretin which is absorbed into the bloodstream and carried to the pancreas। यहाँ पर ये इसका absorption होता है किसका, secretin का, और ये कहाँ जाता है, pancreas में जाता है। अब इसके बाद large intestine, ये 5 मीटर लंबी होती है और फिर उसमें से फूड होते हुए लास्ट में रेक्टम में आ जाएगा। और ये एनएस होती है, इसमें जो स्फिंक्टर मसल होती है, 2 लेयर होती है, एक इंटीरियर होती है, एक एक्सटीरियर होती है। और जो हम उसको पास करते हैं उसको डिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्लियास, ये हमने पढ़ लिया है। फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर क्या करता है, आयरन स्टोरेज करता है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लिन, वो स्प्लिन में आके, स्प्लिन को उसका ग्रेवयार्ड बोलते हैं ना, वो आके वहां पर सारे आरबीसी मर जाते हैं। फिर उसका जो हीमोग्लोबिन है वो लिवर में भेजते हैं और वो वहां पे टूटता है, और उसी का ही प्रोडक्ट जो होता है फिर वो बिलीरुबिन निकलता है, फिर उसका ही एंड प्रोडक्ट वो थ्रू स्टूल पास कर दिया जाता है। जो आयरन है वो रिलीज होती है, स्टोर होती है लिवर में, और ये सेम प्रोसेस है। फिर यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है जिसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं, जिसकी मात्रा ब्लड में सबसे ज्यादा होती है। अमाइलेज होता है एंजाइम जो कि शुगर में ग्लूकोज इसको तोड़ता है। यहाँ पे होता है ट्रिप्सिनोजिन, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि, और फिर लास्ट फाइनल स्टेप में यहाँ पे होता है एरेप्सिन। तो जितने भी सिन आपको आएंगे जो कि प्रोटीन तोड़ने वाले हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये पॉलीसेकेराइड और वाटर इनको तोड़ता है डाइसेकेराइड्स में, पॉली को डाइसेकेराइड्स में, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और डाइसेकेराइड फ्रॉम इंटेस्टाइन ये टूट जाते हैं पानी में और मोनोसेकेराइड्स में। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इस तरीके से। और प्रोटीन होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड प्लस वाटर, ये टूट जाते हैं प्रोटीन के फ्रेगमेंट में। फिर कार्बो ऑक्सीपेप्टाइड फ्रॉम पैनक्रियाज, ये टूट जाएंगे फ्रेगमेंट प्लस वाटर। अमीनो पेप्टाइड फ्रॉम इंटेस्टाइन, अमीनो एसिड में टूट जाएंगे। और अमीनो एसिड किस में टूट जाएंगे, फ्रेगमेंट प्लस वाटर प्लस अमीनो एसिड्स। इस तरीके से इनका डाइजेशन धीरे 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 चलता है। ये बड़ी संरचना है तो उसको छोटी में, छोटे यूनिट्स में तोड़ती रहती है। प्रोटीन का जो है वो किससे मिलके बने हैं, अमीनो एसिड से, तो उनके बेसिक यूनिट्स में उनको पहुंचाया जाता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ग्लूकोज, ओके, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्लड और लिम्फ में जो पहुंचाना है उसी को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। जो अब जो किन किन फॉर्म में होगा, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, ये इनके बेसिक जो यूनिट्स हैं, इन्हीं में उनको आगे पुश किया जाता है ब्लड के थ्रू और पूरे बॉडी में सर्कुलेट फिर वो हो जाते हैं। ये विलाई की संरचना है इस तरीके से, और इसी में वो सारा ऑब्जॉर्प्शन इसके थ्रू होता है। इनमें कैपिलरी नेटवर्क होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर अब्जॉर्ब होती हैं। What happens to amino acid and glucose after absorption? वो एपिथेलियल सेल से फिर कैपिलरीज में आते हैं, फिर वेन में आते हैं, फिर हिपेटिक पोर्टल वेन में आते हैं, लिवर में आते हैं, फिर उसके बाद वहां पे स्टोर भी हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनको लिवर स्टोर करके अपना धीरे धीरे मात्रा में ब्लड में छोड़ता रहता है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले वो एपिथेलियल सेल में जाते हैं, कैपिलरी में जाते हैं, वेन में जाते हैं, फिर हेपेटिक पोर्टल वेन में जाते हैं, फिर लिवर में होते हैं, लिवर स्टोर कर लेता है और धीरे धीरे उसको ब्लड में मात्रा जैसी जरूरत होगी उतनी मात्रा में धीरे धीरे छोड़ता रहता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, तो ये लिपिड्स को उनको फैटी एसिड उनके बेसिक यूनिट में तोड़ते हैं। बाइल भी तोड़ता है, बाइल के सॉल्ट, पैनक्रियाटिक लाइपेज, और क्या क्या है इधर। फिर इनको
ट्राइग्लिसराइड में थोड़ा है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन, एक्सोसाइटोसिस ऑफ काइलोमाइक्रोन, ये बाहर में इनको निकाला जा रहा है सेल्स, स्टमक के सेल से। तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है।